वेलकम माय फ्रेंड्स। सो अब तक हमने क्या कर लिया है, वी आर डन विथ SA 500 सीरीज, विथ SA 700 सीरीज, विथ SA 200 सीरीज, विथ SA 600 सीरीज एज वेल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं विथ SA 400 सीरीज एंड देन फाइनली SA 300 सीरीज। सो हम ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग अ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये आपका बहुत बहुत मेजर सिलेबस है, तो हमारा काफी मेजर सिलेबस समाप्त होने आ रहा है। बट क्या आप सच्ची में मेहनत कर रहे हो? क्या आप सच्ची में ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो? माय फ्रेंड्स, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने के मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं। आई नो दिस टाइम योर डिफिकल्टीज आर डिफरेंट। जो हम क्लास में होते ये सेम एनवायरनमेंट नहीं है, बट लेकिन अगर इसके वजह से हमें मार्क्स नहीं आए, इसके वजह से अगर अटेम्प्ट लग जाती है, या इसके वजह से अगर हम रैंक लूज करते हैं, हम किसी को आंसर नहीं दे पाएंगे। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ये चीज सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर एक के लिए है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको एक डिटर्मिनेशन लेवल रखना होगा क्लासरूम में। अगर समझो मुझे लगता है कि नहीं 600 सीरीज सबको मेमोराइज नहीं हुआ है, आई वुड नॉट गो अहेड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ लेक्चर खत्म करके चला जाता हूं, उससे फायदा नहीं होता है। जब मैं खुद स्टूडेंट था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, यार थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसा है, क्लास में सर बोल रहे ठीक है समझ गया, वो तो प्लेन रीडिंग से भी काफी सारी चीजें एटलीस्ट 50% 60% तो समझ थी। बट लेकिन मुझे दिक्कत कहाँ पे हो रही है, मेमोराइज करने में। ऐसा होता है कि पूरा सब्जेक्ट खत्म क्लास में होने के बाद उससे दुगना टाइम लगता है उसे मेमोराइज करने में। तो प्लीज यहाँ पे ऐसा मत कीजिए। हर एक स्टैंडर्ड जो हमारा होता है उसके बाद ही आप उसके ऊपर एफर्ट्स डालिए। इनफैक्ट व्हाट आई विल सजेस्ट इज यू ऑल यूज डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, याद रखने के लिए आप सेम चीज रिपीट कीजिए। आप आपके जो फोन है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी वॉइस नोट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग SA 600 कर रहे हैं तो उसकी वॉइस नोट बना लीजिए, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड 10 मिनट में आप बोलिए। अब जब नेक्स्ट दिन आपको बोर हो रहा है पढ़ाई करने का, तो आप खुद के ही ईयरफोन्स लगाइए, खुद की ही वॉइस नोट सुनिए और उस वॉइस नोट के साथ सेम चीज रिपीट करने की ट्राई कीजिए। तो 10 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एक बार रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही जो भी स्टैंडर्ड डिफिकल्ट लगता है उसी वॉइस नोट बनाइए और उसे बार बार सुनते रहिए, और वो अपने ही आवाज के साथ उसे सेम चीज को बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर मैंने ऑडिट तो कर लिया था बट लंबा समय बीत गया है तो अब याद नहीं है। यस, वो भी नहीं चलेगा, हमें उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ एवरीडे से 1 घंटा दीजिए, बट एवरीडे अगर आप 10 मिनट भी दोगे, जो भी स्टैंडर्ड में डिफिकल्टी है वहां पे अगर एक फ्लैग लगाया हुआ है, एक स्टिक नोट लगाया हुआ है, आप उससे ही सिर्फ खोल के देखिए और कोई चीज को पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यू डायरेक्टली गो देयर। फॉर एग्जांपल SA 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैनेजमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने को मना करता है तो ऑडिटर क्या करेगा? तो अगर वो चीज आपको याद नहीं रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें आंसर क्या लिखना है, वहां पे एक स्टिक नोट लगाइए। जब भी आप स्टैंडर्ड की आपकी नोटबुक खोलो, सबसे पहले आप कहां पे जाओगे? वो पर्टिकुलर आंसर में जाओगे, आप उसे रिवाइज करोगे और फिर ही क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। तो प्लीज डू ऑल दोस थिंग्स एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स। ठीक है, बड़े लेक्चर्स शायद आपके थोड़े लेट समाप्त होंगे व्यूइंग करने का, बट लेकिन साथ ही साथ आपका प्रिपेयर करके हो जाएगा। तो जब आप सेकेंड टाइम ऑडिट पढ़ने बैठोगे, आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बहुत अच्छे स्मूथ फ्लो में जाए। ठीक है, तो फिलहाल अगर समझो किसी फ्रेंड का आपसे ज्यादा जल्दी व्यू करके हो गया है तो प्लीज डू नॉट वरी, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट, बट आपका साथ ही साथ मेमोराइज करके होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हम आगे बढ़ रहे हैं विद SA 400 सीरीज एंड 300, जहां पे हमारे स्टैंडर्ड समाप्त हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद SA 400 सीरीज माय फ्रेंड। शुरू करते हैं विद SA 402। किसके साथ? 402। व्हाट इज 402? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा मैं जो कहता हूं प्लीज टेक डाउन योर नोट्स अलोंग विद द लेक्चर, वो तो कीजिए ही, बट इस बार प्लीज टर्न ऑफ ऑल योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, सारी चीजें। इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उसमें सिर्फ आप नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ मत कीजिए, आपके फोन को ही साइड में रख दीजिए। और अगर आप फोन में वीडियोस देख रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आपके फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट और एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है। शायद आप खुद से ये समझ नहीं पाओगे, और ये फाइनल CA लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट टेल यू। इंटर लेवल पे इसमें से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है कभी भी।
बट फाइनल लेवल का ये एक फेवरेट स्टैंडर्ड है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और टेक्निकल भी है, तो शायद आप खुद से ये पढ़ोगे तो खुद से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्लीज 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 यहाँ पे पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड किसके बारे में है, वापस एक बार आई जस्ट टेक यू टू द नेम, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू व्हाट, an entity using service organization. क्या an entity using service organization? Now what do you mean by an entity using service organization? अब काफी सारे सिनेरियोज में हमने देखा है चीजें आउटसोर्स होती है, क्या चीजें क्या होती है, आउटसोर्स होती है। तो ये चीज इंडिया में एक टाइम तक ज्यादा नहीं थी, समवेयर अप टिल 2000 तक यहाँ पे आउटसोर्सिंग ज्यादा नहीं चलता था, बट जो डेवलप कंट्रीज थी वो सारे कंट्रीज अपने काफी सारे काम क्या करती थी, आउटसोर्स करती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ट्रेंड इंडिया में अभी आया और आउटसोर्सिंग बढ़ने लगा। मतलब फॉर एग्जांपल समझो हमारी ब्रांचेस बहुत सारे जगह पे है, लेट अस कंसिडर फ्यूचर ग्रुप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर ग्रुप, क्या फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप मतलब क्या भाई, किशोर बियानी जी का जो पैंटलून्स है, बिग बाजार है, अब फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारे ब्रांचेस है भाई, ऑल अक्रॉस इंडिया, 200 से ज्यादा अलग अलग स्टोर्स है। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता काफी बार कि वो लोग पेरोल और सारी चीजें मैनेज कर सके, तो उन्होंने क्या किया पता है, पेरोल सर्विसेज आउटसोर्स कर दी एक्स लिमिटेड को। किसको आउटसोर्स कर दी, एक्स लिमिटेड को, कि भाई पेरोल का सारा काम आप संभालो अक्रॉस इंडिया। तो एक्स लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप का पूरा पेरोल चीजें संभाल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग। क्या इसे हम क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग। तो यहां पे हम फ्यूचर ग्रुप को क्या कहेंगे पता है, यूजर एंटिटी। क्या फ्यूचर ग्रुप को हम क्या कहेंगे, यूजर एंटिटी। एक्स लिमिटेड जो है जिसने ये काम करके दिया, उसको हम क्या कहने वाले टेक्निकल टर्म्स में, हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे भाई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो भी काम भाई यूजर एंटिटी ने दिया, किसको दिया, एक्स लिमिटेड को, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्सिंग के लिए, तो वो 402 में कवर होगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या सारे के सारे काम यहाँ पे कवर होंगे, नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर ग्रुप ने क्या कर दिया, अपना जो भी मार्केटिंग सर्विसेज था, क्या था, मार्केटिंग सर्विसेज, अब पूरी मार्केटिंग सर्विसेज आउटसोर्स कर दी वाई लिमिटेड को, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे हम वाई लिमिटेड को क्या कहेंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। 402, क्या 402 किसके साथ डील करता है, जिस जो आउटसोर्स करने के वजह से भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है, सिर्फ वही सर्विसेज के साथ डील करता है। तो मार्केटिंग के वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और हमारे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। कोई बोलेगा नहीं सर मार्केटिंग का जो अमाउंट होगा, एक्सपेंसेस होगा, अरे वैसे तो हर एक चीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। अगर हम बोल रहे डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है, मतलब जिसके वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने पेरोल आउटसोर्स कर दिया है तो क्या होगा, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो 402 होगा। वैसे ही अगर समझो फ्यूचर ग्रुप ने, क्या वैसे ही फ्यूचर ग्रुप ने पूरा एचआर सर्विसेज आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है। मतलब सैलरी लेने का, देने का, अपॉइंटमेंट और सारी चीजें, ये सारी चीजें जेड लिमिटेड को आउटसोर्स कर दी है। तो अब उस सिनेरियो में होगा, क्योंकि एचआर की जो भी सर्विसेज है वो लोग क्या कर रहे हैं, जेड लिमिटेड सैलरी और सब कुछ भी वो लोग ही मैनेज कर रहे हैं, तो समवेयर इसकी वजह से क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो 402 में पेरोल, एचआर और सब कवर होगा, बट क्या मार्केटिंग कवर होगा, नहीं, क्योंकि उसके वजह से कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने दो बेसिक टर्म सीखे अब तक सो फार, यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड ये सेम सर्विसेज सिर्फ फ्यूचर ग्रुप को नहीं देता है, बाकी जो भी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हु आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया वो सबको देता है। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल को भी देता है, जारा को भी देता है, ऐसे जितने भी ब्रांड्स हैं सबको वो क्या देता है, ये सेम आउटसोर्स सर्विसेज देता है इन केस ऑफ पेरोल। तो एक्स लिमिटेड के पास खुद के पास बहुत ज्यादा काम है, तो एक्स लिमिटेड क्या कर देता है, ये सारी चीजें पी लिमिटेड को आउटसोर्स कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने चीजें किसके पास से ली, फ्यूचर ग्रुप से। अब जो फ्यूचर ग्रुप ने आउटसोर्स किया एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने उसको आउटसोर्स कर दिया पी लिमिटेड को। अब ये जो पी लिमिटेड आया इसको हम क्या कहेंगे पता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसने भी अपना काम आउटसोर्स कर दिया, तो यहां पे पी लिमिटेड हमारे लिए क्या हो जाएगी, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक टर्म्स में आपको समझा रहा हूं, मैंने स्टैंडर्ड अब तक शुरू भी नहीं किया है। तो ठीक है, तीन बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म समझे, यूजर एंटिटी कौन होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, और दूसरा एक टेक्निकल टर्म्स जो कहीं पे भी ऐसे में नहीं आने वाला है, बट सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, ओएफयू के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया कि भाई मार्केटिंग जैसी चीज जिसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी चीजें 402 में कवर होती नहीं है।
ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या, सबसे पहले तो मैं क्या देखना चाहता हूं कि कौन से नेचर एंड सिग्निफिकेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भाई एक्स लिमिटेड कौन से नेचर एंड सिग्निफिकेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, and their effect on the user's entity's internal control relevant to the audit sufficiently to identify and assess ROMMS। मतलब उसके वजह से हमारे इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो सारी चीजें हम इस स्टैंडर्ड में देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमने अपना एक मेजर काम आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी कंट्रोल्स होने चाहिए। सेकेंडली, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिजाइन एंड परफॉर्म व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स टू असेस टू एज अ रिस्पॉन्स टू दोस रिस्क। हमने फर्स्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हमने क्या किया, ROMMS डिटरमाइन किया। ठीक है, तो इन अ वे हमारा क्या था, रैप। फिर उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे भाई, हमारा फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोस रिस्क। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक ऑब्जेक्टिव था, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड इन अ वे दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, रैप लगा रहे हैं। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, फैप लगा रहे हैं। तो इन केस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या इन केस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो चांद तारे चंदा मामा बना लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो प्लीज 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 इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, इसके आजू बाजू जो बनाना है वो बना लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है पता है इसमें, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम, स्टूडेंट को एक बार ये शायद दिमाग में बैठ भी जाता है, समझ भी जाता है, वो लोग इस आंसर को लिख नहीं पाते हैं। आई डोंट नो, वो लैंग्वेज डिफिकल्ट पड़ती है, वर्ड्स टेक्निकल है कि अंडरस्टैंडिंग में लैकिंग है, वो लोग ये आंसर नहीं लिख पाते। मतलब इफ आई हैव चेक्ड 10 स्टूडेंट्स राइटिंग दिस आंसर, 10 में से आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स मोर देन 6 और 7 स्टूडेंट्स आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, अच्छे से आंसर नहीं लिखते। तो मैंने इसको है ना आपके लिए थोड़ा आसान बनाया हुआ है। बस मेरे को क्या चाहिए, आप अगले 10 मिनट तक कुछ ना करो और मैं जो आपको समझा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से उसे समझो। ठीक है, एंड जो भी डाउट्स है होल्ड योर डाउट्स, दिमाग ज्यादा आगे तक मत दौड़ाओ, को आगे सारी चीजें कवर होने वाली है। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उतनी चीजें फिलहाल सुनो। अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या देख रहे हैं, obtaining an understanding of the services provided by whom सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले हम रैप में सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एक सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन से टाइप की सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, साथ ही साथ हम उसका क्या देख रहे हैं भाई, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट में, इफ क्लाइंट यूजेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, certain policies, procedures and records maintained by the service organization might be relevant to the audit of financial statement। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ये एक इन अ वे इंट्रोडक्शन का पॉइंट है। क्या है ये, इंट्रोडक्शन का, कि अगर समझो हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी थोड़ी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं उसका वजह से भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थोड़ा इंपैक्ट तो आने वाला है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या होगी, रेलेवेंट। तो देन सेकेंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर वुड कंसिडर व्हाट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज बाय एसओ। मतलब क्या, अब आगे से हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एसओ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एज टू डिटरमाइन वेदर दोज एक्टिविटीज आर रेलेवेंट टू द ऑडिट एंड इफ सो असेस द इफेक्ट ऑफ द ऑडिट रिस्क। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा कि कौन से नेचर एंड एक्सटेंड की एक्टिविटीज किसने की है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर बहुत ज्यादा सर्विसेज हम लोग ने क्या कर दी है, आउटसोर्स की है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजों का इंपैक्ट किसके ऊपर होगा, हमारे ऑडिट के ऊपर होगा, एंड हेंस वी विल हैव टू इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम ROMMS डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमारा ऑडिट रिस्क क्या होगा। तो सिंपल पहले पॉइंट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला कि भाई अगर हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो उनकी जो पॉलिसीज होगी, प्रोसीजर्स होगी, रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। ठीक है, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड्स हमारे लिए रेलेवेंट है। हमारे एंटिटी के तो रेलेवेंट होते ही है, बट अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी रेलेवेंट होंगे। तो ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा कि कौन से नेचर एंड एक्सटेंड की एक्टिविटीज हमने क्या की है, आउटसोर्स की है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करता है, क्योंकि वो सारी चीज भी रेलेवेंट होगी किसके लिए, हमारे ऑडिट के लिए। और उसके ऊपर हमको क्या असेस करना पड़ेगा, हमारा ऑडिट रिस्क। क्या असेस करना पड़ेगा, ऑडिट रिस्क।
ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ने क्या बोला, हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, सेकेंड में हम लोग ने किसके बारे में बात की, हमारे ऑडिट रिस्क के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट थर्डली अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, एज पर SA 402 when obtaining understanding of the user entity in accordance with 315 the user auditor shall obtain an understanding of how user entity uses the service of service organization। मतलब जब हम भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और सबकी चीजें समझ रहे हैं भाई ऐसे 315 में व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तब हम ये भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि यूजर एंटिटी, क्या यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कैसे यूज कर रहा है। यूजर एंटिटी हमारे एग्जांपल में कौन था, फ्यूचर ग्रुप। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन था, एक्स लिमिटेड। तो हम यूजर एंटिटी के ऊपर हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, कुछ हमको रिपोर्ट तो किसके लिए देना है, फ्यूचर ग्रुप के लिए। तो हम जब यूजर एंटिटी को समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट, तो हम उसी स्टेज के ऊपर ये भी समझेंगे कि यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कैसे यूज करता है। और ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज हम जो अगला आंसर करने जा रहे हैं ये हमारे लिए एक FAQ है जो पूछा जाता है कि भाई हाउ कैन वी इवैल्यूएट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हाउ द यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे भाई, ना माँ ना रे डिग्री वगैरह ना से। भाई कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गुजराती है दे विल अंडरस्टैंड दिस वेरी गुड। ना माँ ना रे डिग्री वगैरह ना रेवा से, मतलब डिग्री के बिना हमको चलेगा नहीं। जिसको नहीं भी समझा, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, ना माँ। ना माँ मतलब क्या भाई, सबसे पहले नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस प्रोसेस, कि कितने ट्रांजैक्शन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ पे प्रोसेस कर रही है और उसकी मटीरियलिटी क्या है। जैसे हमने पेरोल कॉस्ट लिया था, हमारे लिए क्या था वो, पेरोल कॉस्ट हमारे लिए मटीरियल था, ठीक है। बट अगर कोई और चीज कोई छोटा मोटा है तो हमें देखना पड़ेगा कि मटेरियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड। फिर बाद में ना रे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या वो रिलेटेड पार्टीज है, क्या वो एसोसिएट्स है, क्या जॉइंट वेंचर्स है, क्या सब्सिडरी है, क्या ऐसा कोई भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमने ही ऐसी कोई कंपनी फ्लोट की है जो हमारा काम क्या आउटसोर्सिंग का काम यूज करेगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। फिर बाद में हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरैक्शन कितना है। डेफिनेटली अगर समझो हमने हमारा काम आउटसोर्स किया है और एक मटेरियल काम आउटसोर्स किया है तो दोनों के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, वरना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन काम करते जाएगा, कोई फ्लॉज है हमारे कंट्रोल्स में हमें बताएगा भी नहीं तो नहीं चलेगा। सो देयर शुड बी सफिशिएंट डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन होम द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट में ना से हम क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोज सर्विसेज फॉर द यूजर एंटिटी, मतलब कितने सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि अगर पेरोल है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या देखना है, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड, फिर बाद में नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन एंड फोर्थली नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये चार चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने क्या लिखा, हमने इंट्रोडक्शन लिखा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ने क्या बोला, विद हेल्प ऑफ दिस हम क्या डिटरमाइन करेंगे, हमारा ऑडिट रिस्क। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जब भी हम लोग 315 में वी आर अंडरस्टैंडिंग द यूजर एंटिटी, तो वहां पे ये भी देखेंगे हाउ द यूजर एंटिटी यूजेस द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए हम क्या देखेंगे, नामा, नारे, डिग्री, नासे, ठीक है। इतनी चीजें हमको, चार चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, हम लोग ने क्या बोला, नेचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब कौन से नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे हमको पता चलेगा, उनके यूजर मैनुअल से पता चलेगा, सिस्टम ओवरव्यू से पता चलेगा, उनके टेक्निकल मैनुअल से पता चलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो हमारा होगा उनके साथ बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उससे पता चलेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या बोले थे, इसके पहले वाले थर्ड पॉइंट में हम बोले थे वी शुड इवैल्यूएट द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द यूजर एंटिटी। तो हमको एज एन ऑडिटर कैसे पता चलेगा कि कौन से नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी जगह से हमको पता चल सकता है। यूजर मैनुअल जो लोग देखे गए तो हमको पता चलेगा, ठीक है। टेक्निकल मैनुअल्स है हमारा और उनके बीच में क्या हुआ रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा, तो ये
ये सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि कौन से नेचर ऑफ सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये आंसर में हम लोग 4 पॉइंट्स लिखेंगे। कितने पॉइंट्स लिखेंगे? 4 पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन, कि भाई उनके थोड़े पॉलिसीज हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो रेलेवेंट होंगे फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब क्या? यूजर एंटिटी। सेकेंडली हम क्या बोल रहे हैं? तो ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाट? द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटीज बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसके वजह से ये सारी चीज किसके लिए रेलेवेंट होगी? फॉर द ऑडिट। एंड साथ ही साथ इफ सो असेस द एआर इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिस्क, ठीक है। मतलब अगर समझो दे आर रेलेवेंट तो हम क्या असेस करेंगे? हमारा ऑडिट रिस्क। थर्ड पॉइंट में हम लोग ने क्या बोला? व्हेन वी आर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद 315, the user auditor shall also obtain understanding of what? How user entity uses the services of the service organization. कैसे पता चलेगा? नामा मतलब nature and materiality of the services rendered in the transaction process. फिर बाद में नारे मतलब nature of relations between the user entity and the service organization, कि क्या वो लोग related parties हैं। फिर बाद में उसके बाद डिग्री ऑफ इंटरैक्शन एंड लास्टली नेचर ऑफ सर्विसेज। अब कौन से नेचर ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, क्या कौन से नेचर ऑफ सर्विसेज है, उसके लिए हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4। कहाँ से पता चलेगा हमको? यूजर मैनुअल से, टेक्निकल मैनुअल से, सिस्टम ओवरव्यू से, और अगर एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट हुआ है यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तो उससे भी हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है। नाउ if the user auditor is unable to obtain what? Sufficient understanding from the user entity, ठीक है। मतलब अगर समझो हम यूजर एंटिटी का जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे थे तब हम सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि कैसे हाउ द यूजर एंटिटी यूजेस द वर्क ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और काफी सारी चीजें हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो देन यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। मतलब हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ट्राई किया, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं? ना मा, ना रे, ना से, डिग्री, वो सारी चीजें देख के वी वर ट्राइंग टू इवैल्यूएट, ठीक है। बट अगर हम वो नहीं कर पाए, इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले ही विल ऑब्टेन अ टाइप 1 रिपोर्ट। क्या? ही विल ओपन अ टाइप 1 रिपोर्ट इफ अवेलेबल। अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 1 मिनट बाद, वंस आई एम डन विद एक्सप्लेनिंग द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मैं आपको लेके जाऊंगा कि व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स, ठीक है। तो उसको 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकता है? ही कैन कॉन्टैक्ट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूजर एंटिटी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। मतलब डायरेक्टली अब वो किसको कांटेक्ट कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है। बट लेकिन ये कांटेक्ट किसके थ्रू करेगा? यूजर एंटिटी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमको उनके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में डाउट है कि वो लोग पेरोल कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनकी प्रोसीजर्स क्या है, उनकी प्रोसीजर सही है कि नहीं, उनके इंटरनल कंट्रोल में कोई फ्लॉ है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें के बारे में हम ऑब्टेन नहीं कर पाए नॉलेज, तो अब हम डायरेक्टली किसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हीं के पास से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। दैट इज पॉसिबल, यस। Likewise, can we visit the service organization and perform the procedure? Yes, if it is possible, we can do so. So, visiting the service organization and performing procedures that will provide necessary information about the relevant controls at the service organization, ठीक है। मतलब अगर समझो मैं चाहता हूं तो मैं वहां पे जाके क्या कर सकता हूं? विजिट कर सकता हूं, पर डेफिनेटली मेरे को किसकी परमिशन की चाहिए, जरूरत होगी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द यूजर एंटिटी, ठीक है। बट इफ पॉसिबल मैं खुद वहां पे जाके क्या करूंगा? चीजें इवेल्युएट करूंगा। और क्या ऑप्शन है? यूजिंग अनदर ऑडिटर। क्या? यूजिंग अनदर ऑडिटर। माय फ्रेंड्स, आई एम सेइंग अनदर ऑडिटर, मैं अदर ऑडिटर नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो? अदर ऑडिटर, तो अनदर ऑडिटर इज नॉट द अदर ऑडिटर माय फ्रेंड्स। अदर ऑडिटर हम जो ऐसे 600 में कर रहे थे वो कौन था? अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर कौन होता था? अगर ब्रांच का कोई ऑडिटर है, सब्सिडरी का है, जॉइंट वेंचर का है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूजिंग अदर ऑडिटर, बिकॉज यूजिंग अदर ऑडिटर तो कौन से कायसे में कवर हो जाएगा? ऐसे 600 माय फ्रेंड्स। हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? यूजिंग अनदर ऑडिटर। आई होप you get the technical difference between both the words. अब काफी बार स्टूडेंट यहाँ पे लिख के आ जाएंगे कि यूजिंग अदर ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, और बोलेंगे अरे सर मैंने तो एग्जैक्टली सेम तो लिखा था, फिर भी ये लोग मार्क्स क्यों काटते हैं? समझ रहे हो अनदर और अदर में कितना डिफरेंस हो गया? तो हमें यहाँ पे अनदर ऑडिटर की बात कर रहे हैं, मतलब किसी और ऑडिटर के, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की बात कर रहे हैं। टू परफॉर्म प्रोसीजर्स that will provide what necessary information about relevant controls at the service organization. हम मेनली कहाँ किस चीज से कंसर्न है पता है? इंटरनल
कंट्रोल्स जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, उसी से ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि अगर वहां के कंट्रोल्स वीक है तो उनका पेरोल जो लोग हमारा मेंटेन कर रहे हैं वो गलत होगा, वो गलत होगा तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो जाएंगे, तो हमको उनके कंट्रोल से ही लेना देना है। तो पहले हम क्या ऑब्टेन करेंगे, टाइप 1 रिपोर्ट अगर अवेलेबल है, वो देख रहे हैं हम टाइप 1 क्या होता है, अब तक हमने वो शुरू नहीं किया है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, यूजर एंटिटी के थ्रू। तीसरा, हम खुद वहां पे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंड वी कैन परफॉर्म प्रोसीजर्स दैट विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द रेलेवेंट कंट्रोल्स। बार बार देखोगे हम कंट्रोल्स की यही बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें वहां पे जाके उन्होंने पेरोल सही से किया है कि नहीं वो चेक नहीं करना है, हमें तो क्या चेक करना है कि कंट्रोल्स वहां के सही है कि नहीं है। फिर यूजिंग व्हाट अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर, देखो पहले तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं खुद परफॉर्म करूंगा प्रोसीजर, ठीक है, मैं खुद वहां पे विजिट करूंगा। बट अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझो एक्स लिमिटेड, ये आउटसोर्सिंग का सर्विस बहुत सारी कंपनीज को देता है, अब एक्स लिमिटेड के उधर अगर हर एक यूजर एंटिटी का ऑडिटर पहुंच गया, समझो फ्यूचर ग्रुप का ऑडिटर पहुंच गया, रिलायंस रिटेल का ऑडिटर पहुंच गया, जारा का ऑडिटर पहुंच गया, तो एक्स लिमिटेड बोलेगा कि भाई अगर तुम हर एक को इधर आने दूंगा, हर एक को यहाँ पे परफॉर्म करने दूंगा प्रोसीजर्स, तो भाई मैं अपना काम करूंगा कि तुम्हारा काम करते रहूंगा। तो लॉट ऑफ टाइम्स दे माइट नॉट अलाउ अस टू विजिट एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स। बट ऐसा हो सकता है कि जो अनदर ऑडिटर है, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी जो ऑडिटर है, हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज यू परफॉर्म दिस प्रोसीजर्स ऑन आवर बिहाफ, ठीक है, हमको रेलेवेंट कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या हम वो कर सकते हैं, यस। तो चार चीजें थी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द टाइप 1 एंड अ टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द टाइप 1 एंड द टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है, अ रिपोर्ट ऑन व्हाट, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमको सबसे ज्यादा किससे लेना देना है, उनके कंट्रोल से। तो टाइप 1 रिपोर्ट में हम क्या दे रहे हैं, क्या मांग रहे हैं उसके पास से, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। अब क्या करेगा पता है, एक्स लिमिटेड जो हर एक का आउटसोर्सिंग संभाल रहा है, तो एक्स लिमिटेड कंटाल जाता है, बोलता है यार फ्यूचर ग्रुप वाला कभी फोन कर रहा है, रिलायंस रिटेल वाला कर रहा है, जारा कर रहा है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसका मैं आउटसोर्सिंग का काम करता हूं, हर एक जन मेरे कंट्रोल्स के पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज हर एक के यूजर एंटिटी के ऑडिटर को ये जानना है कि मेरे उधर के कंट्रोल सही है कि नहीं है। तो अब क्या करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सर्विस ऑडिटर अपॉइंट करेगा, और वो सर्विस ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा, ही विल राइट द रिपोर्ट विल बी ऑन व्हाट, नॉट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दिस रिपोर्ट विल बी ऑन द कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो टाइप 1 रिपोर्ट है, क्या वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, नहीं, वो किसके ऊपर है, उसके कंट्रोल्स के ऊपर है, किसके ऊपर है, उसके कंट्रोल्स के ऊपर। तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ व्हाट, कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या क्या लिखा होगा, सबसे पहली चीज डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, ऑर्डिनरली प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अकाउंट्स और इंटरनल कंट्रोल कौन प्रिपेयर करेगा, ऑब्वियसली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, तो उसका इसमें क्या लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कौन प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट ऑफ एसओ। दूसरा, एन ओपिनियन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर का ओपिनियन रहेगा। क्या ओपिनियन रहेगा, सबसे पहला कि ये जो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक्यूरेट है, क्या ऊपर जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक्यूरेट है। दूसरा, सिस्टम कंट्रोल्स हैव बीन प्लेस्ड इन द ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे उसके इंटरनल कंट्रोल्स देख रहे थे, तो हम यहाँ पे ऑडिटर क्या बोल रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, कि भाई देखो जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया है पहले पॉइंट में वो सही है। दूसरा, सिस्टम कंट्रोल्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑपरेशन। तीसरा, द अकाउंट एंड द इंटरनल कंट्रोल आर सूटेबली डिजाइन टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब वरना क्या हो जाएगा, सिस्टम कंट्रोल्स आर इन द प्लेस, ठीक है, आर इन ऑपरेशन, डिस्क्रिप्शन भी सही है, बट लेकिन कंसिडरिंग द साइज वो भाई वो सही नहीं है, सूटेबल ही नहीं है। मतलब भाई बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत सारे लोगों के वो क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, तो जो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किए गए हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑडिटर ये भी गारंटी दे रहा है, ये भी ओपिनियन दे रहा है कि भाई देखो अकाउंट एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर सूटेबली डिजाइन, क्या सूटेबली डिजाइन टू अचीव देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो टाइप 1 रिपोर्ट में पहले उसने क्या किया, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया,
कि भाई देखो ये है अकाउंट्स, ये है इंटरनल कंट्रोल, जो किसने प्रिपेयर किए हैं, मैनेजमेंट ने, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने। तो पहले वो डिस्क्राइब किया, फिर उसने अपने ओपिनियन में क्या बोला, सबसे पहले कि ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना वो एक्यूरेट है, क्योंकि वो ओपिनियन जब दे रहा है तो सबसे पहले तो वही पूछेंगे, देख मैनेजमेंट बोल रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कि उसने ये इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं, बट क्या सच्ची में ये डिस्क्रिप्शन सही है, तो हाँ भाई डिस्क्रिप्शन सही है। दूसरा कि जो भी सिस्टम कंट्रोल्स है क्या वो ऑपरेशन में है, भाई ये सब बनाया हमने, हमको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि देखो ये इंटरनल कंट्रोल है, हम इसको ऐसे करने वाले हैं, बट क्या उसको ऑपरेशन में डाला है, अरे क्या उसको इफेक्ट में डाला है। डिजाइन तो हम दुनिया भर की चीजें करते हैं, बट क्या उसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो सेकेंड पॉइंट इज समवेयर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंप्लीमेंटेशन। क्या इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंप्लीमेंटेशन, कि सिस्टम कंट्रोल्स हैव बीन प्लेस्ड इन ऑपरेशन, ठीक है। तो ओपिनियन में हमको बोला गया कि उसको ऑपरेशन में डाला है। तीसरा वो ओपिनियन में क्या बोल रहा है कि जो भी ये कंट्रोल्स बनाए गए हैं वो सूटेबल है, मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं पता है, एडिक्वेट है। क्या है, इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एडिक्वेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन अ वे एडिक्वेसी की बात कर रहे हैं कि आर सूटेबली डिजाइन टू अचीव देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप 1 रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट किसके बारे में, बेसिकली डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 रिपोर्ट किसके बारे में है, ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स एंड इट्स ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस। देखो टाइप 1 किसके बारे में था, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। हमको टाइप 1 सिर्फ और सिर्फ क्या कहता था कि भाई वो सही तरह से डिजाइन हुआ है। लेट मी टेक यू बैक टू द टाइप 1 रिपोर्ट। डिस्क्रिप्शन दिया, ओपिनियन में भी ऑडिटर ने क्या बोला, एक्यूरेट है डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन में डाला हुआ है और सूटेबली डिजाइन है। पर कहीं पे भी टाइप 1 रिपोर्ट क्या हमको ये कहता है कि ये जो भाई कंट्रोल्स है जो हमने डिजाइन किए हैं, जिसको इंप्लीमेंट किया है, भले वो एडिक्वेट है, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अरे जरूरी नहीं है ना कि हमने सही तरह से डिजाइन किया, उसको ऑपरेशन में डाल दिया, एडिक्वेट है तो वो ऑपरेट भी इफेक्टिवली कर रहे होंगे, नहीं। तो टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर हमको किसके बारे में बता रहा है, वेदर दोज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो टाइप 2 रिपोर्ट में जो टाइप 1 में हमने दिया ना वो सारी की सारी चीजें होगी। साथ ही साथ एक और पॉइंट क्या ऑडिटर ऐड करेगा, the accounting and the internal control systems are operating effectively based on what test of controls। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके हमें ये बताएगा कि ये जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं whether the same have been operating effectively। टाइप 1 was only talking about description and design of the control, but टाइप 2 में वो सारी चीजें आई, एक और चीज क्या आ गई कि भाई whether those controls are operating effectively। वापस एक बार, ठीक है, आपको लगेगा सर ये सेम चीज आप एकता कपूर की बार तीन बार रिपीट कर रहे हो टाइप 1 टाइप 2, भाई लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे देखो, अगर मैं टाइप 2 दे रहा हूं, टाइप 2, हाँ भले टाइप 1 यहाँ पे आपको देख रहा है, टाइप 2 में दे रहा हूं, तो पहले क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। किसका डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स एंड द इंटरनल कंट्रोल्स, जो कौन प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन आएगा, किसके, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का, ठीक है, हमारा नहीं, यूजर एंटिटी के ऑडिटर की बात हम नहीं कर रहे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का ओपिनियन क्या आएगा। सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि ऊपर के जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सही है। दूसरा, सिस्टम कंट्रोल्स जो है हैव बीन प्लेस्ड इन ऑपरेशन, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तीसरा, द अकाउंट एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर सूटेबली डिजाइन टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। और चौथी चीज क्या बोलेगा पता है, द अकाउंट एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो यहाँ पे अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो लास्ट में ये एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें क्या रहेगी, सेम। तो डेफिनेटली मेरे को बताओ, एक ऑडिटर के लिए, एक यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रिपोर्ट कौन सा होगा, टाइप 2 रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी किया हुआ है, और बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमको सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन सही है, हमको वो ये भी बोल रहा है कि ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो सही तरह से ऑपरेट भी कर रही है, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जबकि भाई टाइप 1 में हमको सिर्फ क्या बताया गया था,
उसे इंप्लीमेंट किया गया है और वो एडिक्वेट है, बट वो सही तरह से फंक्शन कर रहा है कि नहीं वो हमें टाइप 2 में बताया गया है, जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सो हमको एज अ यूजर एंटिटी के ऑडिटर को हमेशा कौन सा रिपोर्ट ज्यादा फेवरेबल लगेगा, टाइप 2 रिपोर्ट, बट मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करवाता है ऑडिट, ठीक है, सर्विस ऑडिटर से, और वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है और वो टाइप 2 रिपोर्ट देता है, तो बट हर सिनेरियो में कि टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल होता है हमारे पास नहीं। ठीक है, तो ये क्या था भाई हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, सो नाउ अगेन आई टेक यू बैक कि हम ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट पढ़ा क्यों भाई। अगर समझो यूजर ऑडिटर के पास भाई ऑडिट परफॉर्म करके ही इज अनएबल टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग द यूजर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे, अब देखो, अब समझ रहा है, टाइप 1 रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं, उसमें उसने ये सारी डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो यस ठीक है, तो टाइप 1 रिपोर्ट। दूसरा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू होम द यूजर एंटिटी। तीसरा, वी विल विजिट एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स दैट विल बी नेसेसरी that provides necessary information to the relevant controls, और चौथा, using another auditor to perform the procedures that will provide the necessary information about the relevant controls। ठीक है, 4 चीजें। ठीक है, एंड ये क्या था हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2। प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल रिक्वेस्ट इसको अभी ही आप पॉज कीजिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स को वापस अच्छी तरह से इन डिटेल पढ़िए, इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए एंड फिर ही आगे बढ़िए। तो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड प्लीज सी दिस आंसर। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेकमेंट। अब यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ही विल डिटरमाइन वेदर साई कंसर्निंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अवेलेबल। अगर समझो साई अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ही वुड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई। अगर वो खुद नहीं कर सकता फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, देन ही मे यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म दोस प्रोसीजर्स। ठीक है, हम लोग ने देखा था वहां पे कि हम या तो खुद विजिट करेंगे, हम खुद विजिट करके क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म प्रोसीजर्स, बट अगर हम खुद नहीं कर सकते, वी मे यूज अनदर ऑडिटर टू डू द सेम। बट यहाँ पे हम अनदर ऑडिटर बोल रहे हैं, वापस एक बार क्लैरिफाई कर रहा हूं, दिस इज नॉट अदर ऑडिटर, वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर ऑडिटर। ठीक है, ठीक है, अब ये करने के बाद वो साथ ही साथ क्या करेगा, ही विल परफॉर्म व्हाट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, बिकॉज हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए बहुत ज्यादा चिंता है, हमें जानना है कि हमारा वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वहां पे सही है, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तब हमें पता चलेगा कि भाई हम उसका काम यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो व्हेन द यूजर और एडिटर्स रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स व्हाट, एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, द यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन व्हाट, ऑडिट एविडेंस अबाउट व्हाट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, डिजाइन की बात नहीं कर रहे, हमें ये देखना है कि जो कंट्रोल्स है वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब ऑलरेडी हमको पता है एक सोर्स जहां से हमको ये मिल सकता है, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। पहले से हम कहां से मिल सकते हैं, सबसे पहले हमारा टाइप 2 रिपोर्ट। अरे हमारे टाइप 2 रिपोर्ट में ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कि वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो अगर हमारे पास टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल है तो वो बेस्ट है हमारे लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। बट इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, he will perform appropriate test of controls at the service organization। ठीक है, वो खुद जाके परफॉर्म करेगा, बट अगर खुद के लिए परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, then he may request another auditor, using another auditor to perform what, the test of controls। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पास क्या होगा कि मैं टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल करवाऊं। टाइप 2 रिपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर मैं नहीं कर सकता, आई माइट यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें जानना है वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, can user auditor rely upon a type 1 and the type 2 report issued by the service auditor। देखो, अब टाइप 1 डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन के बारे में बात करता था, टाइप 2 ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करता था, बट लेकिन ये दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट देता कौन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, जिसको हम क्या कहेंगे, सर्विस ऑडिटर। तो ये हमने तो नहीं बनाया, अब इन अ वे हम किसी और के काम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमको देखना है, देखो हम जब अदर ऑडिटर की बात कर रहे थे हमने ऐसे 600 लगाया, जब हम लोग इंटरनल ऑडिटर की बात कर रहे थे हमने 610 लगाया,
जब हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट की बात कर रहे थे हमने 620 लगाया। तो जब भी हम किसी और का काम यूज करते हैं हम डेफिनेटली देखते हैं कि भाई ये काम हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे हम सर्विस ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट बनाने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल टाइप 2 के लिए किसने की परफॉर्म की होगी, ऑब्वियसली सर्विस ऑडिटर ने, हमने तो परफॉर्म नहीं की है। तो हमें देखना है कि क्या हम उसका काम यूज कर सकते हैं, क्या हम उसके रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कैन द यूजर ऑडिटर रिलाई अपॉन टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। So in determining the sufficient and appropriate audit evidence provided by type 1 and type 2 report, the user's auditor shall be satisfied as to what? CARSPAD. सबसे पहले C से determine whether complementary user entity identified by the service organization are relevant to the user entity, and if so obtain an understanding of whether the user entity has designed and implemented such controls. ठीक है, अब फिलहाल ये पॉइंट को मैं होल्ड पे रख रहा हूं, जैसे हमने टाइप 1 रिपोर्ट रखा था, बिकॉज यहां पे आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। ठीक है, तो फिलहाल हम सी वाला पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड देन वी विल कम बैक टू व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स मीन। ठीक है, नेक्स्ट ए adequacy of the standards under which type 1 and type 2 reports are issued। मतलब अगर जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स अगर एडिक्वेट है देन इन दैट सिनेरियो हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड्स आर नॉट एडिक्वेट तो भरोसा थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट आर से इवैल्यूएटिंग वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स performed by the service auditor and the results thereof as described in the service auditor's report are relevant to the assertions in the user's entity's financial statement। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने तो कौन सी चीज के लिए आउटसोर्सिंग की थी, पेरोल, इसके लिए पेरोल। अब जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए सर्विस ऑडिटर के द्वारा, पेरोल के ऊपर ज्यादा कुछ बात नहीं की गई है, उसके ऊपर ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं लगाए गए हैं, तो नाउ दिस इज नॉट रेलेवेंट टू अस। ठीक है, बिकॉज हमने तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या आउटसोर्स किया है, पेरोल। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो सर्विस ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं क्या वो हमारे असर्शंस के लिए रेलेवेंट है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असर्शंस आने वाले हैं क्या उसके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। फिर बाद में हम क्या देख रहे हैं, इवैल्यूएट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमको दिया गया है रिपोर्ट, वेदर द रिपोर्ट आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर अस और नॉट। नेक्स्ट फिर पी से द सर्विस ऑडिटर्स प्रोफेशनल कंपिटेंस। मतलब अगर समझो सर्विस ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ही हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखोगे ना ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर द सर्विस ऑडिटर इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर समझो वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं है तो मुझे उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंसी भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। बट इफ इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब वो खुद भी क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अब मुझे उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है फिर भी मुझे उसकी क्या देखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिकॉज इवन इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या मैं उसके टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। और यहाँ पे कहीं पे भी टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट देने के लिए ऐसा नहीं बोला है कि भाई एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। तो मैं एज ए यूजर एंटिटी का ऑडिटर मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंस। अगर वो सीए है तो ठीक है, मेरे को कुछ और प्रोफेशनल कंपिटेंस देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो सीए नहीं है तो मुझे उसकी पहले प्रोफेशनल कंपिटेंसी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। सेकेंडली भाई वो सीए है कि वो सीए नहीं है, प्रोफेशनल कंपिटेंसी अगर है तो मेरे को साथ ही साथ क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा, वेदर ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वरना उसके रिपोर्ट का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या था पी। मूविंग अहेड टू ए, इवैल्यूएट adequacy of the time period covered by the test of controls and the time elapsed since the performance of the test of control। मतलब कितने टाइम के लिए भाई ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए थे। मतलब उसने सिर्फ 1 महीने के लिए किया था कि भाई पूरे 12 महीने 6 महीने कितने टाइम के लिए ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसने लगाए थे, और ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल लास्ट टाइम कब चेक हुए थे। भाई हमको पता चला कि ये जो कंट्रोल्स चेक हुए थे भाई ये 12 महीने पहले चेक हुए थे या 8 महीने पहले चेक हुए थे, तो अब हमें पता नहीं है कि भाई फिलहाल जो कंट्रोल्स चल रहे हैं वेदर द सेम आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ व्हाट, द टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द टाइम इलैप्स्ड सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट डी से evaluate whether the description and the design of the controls at the service organization is at a date or a period that is appropriate
फॉर द यूजर ऑडिटर्स पर्पस। मतलब जब भी हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिजाइन बताया गया है इन अ टाइप 1 रिपोर्ट, क्या इन अ टाइप 1 रिपोर्ट, तो हम देख रहे हैं कि जो भी डेट का, जो भी पीरियड के लिए दिया गया है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का, और हमको अप्रोप्रिएटनेस डिस्क्रिप्शन और डिजाइन और सब कब का दिया गया है, 1819 का। तो अब ये मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर ऑडिटर्स पर्पस। तो हमें देखना है कि जो भी डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन दिया गया है टाइप 1 रिपोर्ट में, वो डेट जो है, वो जो पीरियड कवर्ड है, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या था, कार स्पैड। ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि मैं सर्विस ऑडिटर के टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ देयर वाज वन पॉइंट जो हम लोग ने पेंडिंग रखा था। ठीक है, बिफोर वी गो अहेड टू कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी, एक बार हम सिर्फ रिस्कली रिवाइज करते हैं। सी से तो पहले क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। ए से हम लोग ने क्या देखा कि भाई स्टैंडर्ड्स जो थे वो एडिक्वेट थे कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने आर से क्या देखा कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए हमारे असर्शंस के लिए वो रेलेवेंट है कि नहीं। फिर एस से हम लोग ने क्या देखा, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फिर पी से हम लोग ने देखा उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंस, इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बट ही इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो प्रोफेशनल कंपिटेंसी देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा वेदर ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और नो। फिर ए से हम लोग ने देखा कि जो भी पीरियड कवर्ड है वो एडिक्वेट है कि नहीं, और कितने टाइम पहले ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए, ऐसा तो नहीं 1 साल 2 साल पहले किए गए हैं। फिर लास्टली हम लोग ने डी से देखा कि जो भी डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन हमको बताया गया है जिस पीरियड के लिए, जिस डेट के लिए, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। तो ऐसा नहीं है कि हम 1920 का ऑडिट कर रहे हैं और हमको ये सारी चीजें कब के लिए दी गई है, 1819, तो वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, सो मूविंग बैक टू पॉइंट नंबर सी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स क्या होता है, एक बार है ना, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द डेफिनेशन दैट हैज बीन गिवन और फिर हम उसे समझते हैं। कंट्रोल्स दैट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स in the design of its services will be implemented by the user entities and which if necessary to achieve the control objectives are identified in the description of its system। क्या समझा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसीलिए तो हम हैं यहाँ पे। अब ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमारी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे दिया गया है, बट सिंपल डेफिनेशन पढ़ोगे और ये पढ़ोगे तो कुछ समझेगा नहीं। यहाँ पे समझो क्या कहना चाहता है, एक एक लाइन को देखते हैं। कंट्रोल्स दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स in the design of its services will be implemented by user entities। मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर रहा है कि ये सारे कंट्रोल्स यूजर एंटिटीज रखेगा। वापस एक बार आते हैं, फ्यूचर ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया था। फ्यूचर ग्रुप क्या कर रहा था, पेरोल सर्विसेज आउटसोर्स कर रहा था। किसे कर रहा था, एक्स लिमिटेड को। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड हमारे लिए क्या थी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर ग्रुप हमारे लिए क्या थी, यूजर एंटिटी। तो अब एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है कि भाई देखो, पेरोल के लिए जो भी डेटा हमें चाहिए वो सारा डेटा दे कौन रहा है, यूजर एंटिटी। ठीक है भाई, पेरोल भले हम रख रहे हैं बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन है भाई, उसको हर एक का कितना पेमेंट है, कितना ओवर टाइम किया है, कितना टाइम एब्सेंटिज्म है, वो छोटी मोटी डेटा जो है जब तक यूजर एंटिटी नहीं देगा तब तक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर पाएगा। अरे भले हम आउटसोर्स कर रहे पर डेटा तो किसको देना पड़ेगा, यूजर एंटिटी को। तो यूजर एंटिटी को भी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, इस चीज के ऊपर कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे कि जो डेटा हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं वो डेटा सही तरह से जा रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज के बारे में बात कर रहा है। तो कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स, मतलब यहां पे एक्स लिमिटेड जो है ना, एक्स लिमिटेड अज्यूम करता है कि भाई जब यहां पे फ्यूचर ग्रुप से डेटा आएगा तो वहां पे कंट्रोल्स होंगे। ठीक है, तो अज्यूम्स इन द डिजाइन ऑफ इट्स सर्विसेज, तो जब एक्स लिमिटेड अपनी सर्विसेज डिजाइन करता है तब वो ऐसा अज्यूम करता है विल बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजर एंटिटीज। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स कौन इंप्लीमेंट करेगा, यूजर एंटिटीज, एंड व्हिच इफ नेसेसरी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम। ठीक है, मतलब इन अ शॉर्ट ये जो सारी जगह पे कंट्रोल्स चाहिए, जो हम डेटा दे रहे हैं वो सारी जगह के ऊपर जो कंट्रोल्स यूजर एंटिटी को लगाने चाहिए वो यूजर एंटिटी ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। तो ये अज्यूम करके, क्या ये अज्यूम करके क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। तो अब यहां पे ये कंट्रोल्स, फ्यूचर ग्रुप में ये कंट्रोल सही है कि नहीं, ये देखना काम किसका है, यूजर ऑडिटर का। ठीक है, अब इसके ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला कैसे रिपोर्ट देगा, अरे एक्स लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं क्या उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, क्या नहीं। अब यहां पे फ्यूचर ग्रुप के जो कंट्रोल्स है वो सही है कि नहीं वो देखने का काम किसका है, यूजर ऑडिटर का, मतलब जो मेन ऑडिटर है उसका। ठीक है, नाउ लेट अस गो बैक टू दैट मेन पॉइंट। ठीक है, जहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, वो सी वाला पॉइंट हम देखते हैं और फिर देखते हैं।
ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बोला सी से वहां पे, डिटरमाइन वेदर complementary user entity controls identified by the service organization are relevant to the user entity, and if so obtain an understanding whether the user entity has designed and implemented such controls. मतलब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने, तो सर्विस ऑडिटर ने हमको क्या दिया, टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट। वो देते वक्त उसने अज्यूम किया था कि फ्यूचर ग्रुप ने मतलब यूजर एंटिटी ने अपने एंड पे भी क्या लगाए होंगे, कंट्रोल्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा ये कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स है, अगर समझो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे आइडेंटिफाई किया है जो यूजर एंटिटी के लिए क्या है, रेलेवेंट है, तो अब यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई यूजर एंटिटी ने वो कंट्रोल्स डिजाइन किए हैं और वो कंट्रोल्स क्या इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स है, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि नहीं ये कंट्रोल्स एस्टैब्लिश होने चाहिए एट द यूजर एंटिटी और वो रेलेवेंट है यूजर एंटिटी के लिए, तो यूजर एंटिटी का ऑडिटर क्या करेगा, ही विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो जो कंट्रोल्स की जरूरत है क्या वो यूजर एंटिटी ने डिजाइन किए हैं और क्या वो सेम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। एक बात बताओ आपको, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हम लोग ने ये पूरे आंसर में डिस्कस की, पर ये आंसर है ना अब तक पूछा नहीं गया है। तो इफ यू आस्क मी, आई पर्सनली फील सो कि ये आंसर आने की, इसके ऊपर केस स्टडी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये बहुत सिंपल तरीके से इसके ऊपर केस स्टडी फॉर्म किया जा सकता है। इट इज नथिंग बट यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर जैसा हो गया। अरे यहाँ पे जब हम ऐसे 600 सीरीज कर रहे थे तो अदर ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, तो क्या उसके काम के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी तरीका का है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट कौन दे रहा है, सर्विस ऑडिटर दे रहा है, तो क्या उसके रिपोर्ट के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, बस उसी की एडिक्वेसी की बात हो रही है। तो क्या इसके ऊपर एक केस स्टडी नहीं बन सकता, डेफिनेटली बहुत आसानी से इसके ऊपर एक केस स्टडी बन सकता है। तो दो दिस क्वेश्चन हैज नेवर बीन आस्क्ड बट आई पर्सनली फील सो इसके ऊपर आसानी से एक केस स्टडी बन सकता है और आपके एग्जाम में ये दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो कार्स पैड है ये वाले आंसर को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीट कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पे यूजुअली है ना, मैं स्टूडेंट्स को काफी बार जो नेवर आस्क्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे लिख लेने को कहता हूं। ठीक है, दिस इज नेवर आस्क्ड, 2 रीजंस। अब है ना कैसा होता है, बच्चे जो होते हैं ना 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बोलते नेवर आस्क्ड, तो ये तो कभी पूछा जाएगा नहीं। अब ये हमारी 12th की एग्जाम नहीं है यार कि सिर्फ पास्ट पेपर्स में से पेपर बनने वाला है, नहीं। यहाँ पे है ना एग्जामिनर को अगर पेपर मुश्किल करना है आपका, वो पूरे स्टैंडर्ड में से ऐसी चीज ढूंढेगा जो बहुत सिंपल है, उसके ऊपर वो भी आसानी से केस स्टडी फ्रेम कर सकता है और जिसका आंसर भी रेडी है, जो प्रोनाउंसमेंट से ही वो उठा सकता है। बट लेकिन अब तक उस पॉइंट के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। तो जो भी ऐसा पैराग्राफ होगा, वेदर इट इज स्टैंडर्ड और नोटिंग, इनफैक्ट ऑल्सो ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसके ऊपर कभी कुछ पूछा नहीं गया है, एंड वेरी इजीली दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दैट। तो मुझे लगता है ऐसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या ऐसे सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई विल इंसिस्ट कि आप एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो। ठीक है, दिस हैज नेवर बीन आस्क्ड बट आई पर्सनली फील कि दिस कैन बी आस्क्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और 402 वैसे भी सीए फाइनल के लिए फेवरेट है। इंटर लेवल पे इसके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बट फाइनल लेवल पे ही क्वेश्चन आते हैं। और इनफैक्ट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ये बहुत फेमस था, ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा जा रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज थी वो बढ़ रही थी। अब तक कैसा हो रहा था, बाहर की कंट्रीज का हम आउटसोर्सिंग का काम कर रहे थे, मतलब हम हमेशा क्या थे पता है, सर्विस ऑडिटर्स। ठीक है, हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस थे। बट अब धीरे धीरे जैसे एमएनसीज आती गई थी, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, अब हम भी काफी सारी चीजें क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो समवेयर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, लोग इसके यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर सवाल ज्यादा बढ़ रहे थे। बट लेकिन सिंस अ फ्यू अटेम्प्ट्स इसके ऊपर सवाल नहीं आया है, बट आपके अटेम्प्ट में ये चीज आ सकती है। तो प्लीज 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 इस पे ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें कार्ड्स पैड हमारा हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग ने, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब हमने डिस्कस किया था कि देखो फ्यूचर ग्रुप है,
फ्यूचर ग्रुप ने ये पे रोल कॉस्ट, ठीक है, पे रोल का काम किसको आउटसोर्स कर दिया, एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड क्या करती है, ऐसे जितने भी रिटेल वाले हैं सबके पास से आउटसोर्सिंग का काम कर दिया है, जैसे कि उनका फ्यूचर ग्रुप भी, फ्यूचर ग्रुप इज ऑल्सो अ क्लाइंट, रिलायंस रिटेल इज ऑल्सो अ क्लाइंट, ज़ारा इज ऑल्सो अ क्लाइंट। तो ऐसे एक्स लिमिटेड के पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है, तो एक्स लिमिटेड ये काम नहीं संभाल पाता, तो एक्स लिमिटेड इन टर्न ये किसको आउटसोर्स कर देता है, वाई लिमिटेड को। तो अब हमारे लिए फ्यूचर ग्रुप के लिए, दैट इज यूजर एंटिटी के लिए, ये क्या हो गई, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक्स लिमिटेड क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर ग्रुप क्या है, यूजर एंटिटी। तो अब ये क्या हो गई, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें अब यहां पे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सबसे पहले the nature and extent of work to be performed by the user auditor regarding the services provided by sub service organization depends on what, the nature and the significance of the services to the user entity and the relevance of those services to the audit, ठीक है। तो यही सेम चीज हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी बोलते थे कि क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस है जो सर्विसेज हमने वो लोग को दी है, तो ठीक है। तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी एंड रेलेवेंस ऑफ दोस सर्विसेज टू ऑडिट। अगर समझो वो सर्विसेज का ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग ने एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया था कि वो लोग ने क्या कर दिया, लैब रिपोर्ट्स वहां पे दे दिए, तो अब लैब रिपोर्ट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऐसा एज सच कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पे जब पेरोल की बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो सारी चीजों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट आता है। अगर समझो हमने मार्केटिंग आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है, तो मार्केटिंग एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वहां पे हमारे ऑडिट के साथ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट पेरोल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट है, अगर ये सारी चीजें अगर आउटसोर्स कर दी गई है तो यस इट विल हैव और इट विल बी रेलेवेंट टू द ऑडिट। नाउ इफ समझो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस हुम, द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये एक्स लिमिटेड डिसाइड करेगा कि वाई लिमिटेड का काम यूज करना है कि नहीं। हमने तो सारी चीज किसको दे दी है, फ्यूचर ग्रुप ने एक्स लिमिटेड को, हमारे लिए वो क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एक्स लिमिटेड अगर समझो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है तो सर्विस ऑडिटर जो होता है, ठीक है, सर्विस ऑडिटर जो होता है, ही में ईदर इंक्लूड और एक्सक्लूड द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस रेलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्रोल्स और सबके बारे में हमें क्या देती है, रिपोर्ट देती है, ठीक है। टाइप 1 रिपोर्ट देखा हमने, टाइप 2 रिपोर्ट देखा, तो वहां पे वो टाइप 1 में किसके बारे में बात करते हैं, डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। टाइप 2 में किसके बात करते हैं, डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन तो देती ही है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी बात करता है, बट लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सर्विस ऑडिटर जो है जब अपना रिपोर्ट दे रहा है वो दो अलग अलग अप्रोच यूज कर सकता है। एक अप्रोच को हम कहते हैं इंक्लूसिव मेथड, क्या, एक अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव, जहां पे वो क्या करेगा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल्स है उसके बारे में भी अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा, ठीक है। दूसरे अप्रोच को हम कहते हैं काव आउट अप्रोच, क्या कहते हैं, काव आउट अप्रोच, मतलब उसको अपने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर समझो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के बारे में भी उसने अपने ही रिपोर्ट में मेंशन किया है तो हम इसे क्या कहेंगे, इंक्लूसिव। बट अगर उसने अपने रिपोर्ट में उसे नहीं इंक्लूड किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, काव आउट अप्रोच, ठीक है। तो वापस एक बार पढ़ते हैं यहां से, सर्विस ऑडिटर में ईदर इंक्लूड और एक्सक्लूड, ठीक है, इधर इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड करेगा तो क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव, एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काव आउट। The sub-service organization's relevant controls and related controls in the service organization description of IT system and in the scope of the service engagement. These two methods of reporting are known as inclusive method and carve-out method respectively. तो जहां पे वो include कर रहा है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे हम कहेंगे inclusive method, जहां पे exclude कर रहा है उसे exclusive नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, carve-out method, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि भाई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना सबसे जरूरी होगा, जब भाई उनके जो भी सर्विसेज उन्होंने दिए हैं उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस है और दोज आर रेलेवेंट टू द सर्विसेज ऑफ द सर्विसेज टू द ऑडिट। फिर दूसरा हम लोग ने क्या बोला कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है, अगर किया है तो हम इसे कहेंगे इंक्लूसिव मेथड और अगर नहीं किया है तो हम इसे कहेंगे कार्व आउट मेथड। लास्टली अगर फॉर एग्जाम्पल
इफ द टाइप 1 एंड द टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड्स द कंट्रोल्स, क्या बोल रहा है, एक्सक्लूड्स द कंट्रोल्स, मतलब हम कौन सा अप्रोच बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्व आउट अप्रोच। अरे इंक्लूड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, बट अगर एक्सक्लूड्स है मतलब कौन सा अप्रोच है, कार्व आउट अप्रोच। controls at the sub-service organization and the services provided by the service organization are relevant to the audit of the user entity, the user entity is required to apply the requirement of this SA in respect of sub-service organization। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखो टाइप 1 और टाइप 2 अगर इंक्लूसिव है तो समाप्त, हमें जो भी चीजें चाहिए थे मिल गई। बट अगर टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट कार्व आउट अप्रोच यूज करते हैं, मतलब वो एक्सक्लूड करते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी सर्विसेज दी है दोज आर रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ द यूजर एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फ्यूचर ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए वो रेलेवेंट है जो भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विसेज प्रोवाइड की है। देन इन दैट सिनेरियो ये सेम ऐसे का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा पढ़ा, वो सारी प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बट अगर समझो इंक्लूसिव अप्रोच है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में है, तो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, तो शायद ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वापस एक बार, टाइप 1 टाइप 2 में अगर कार्व आउट अप्रोच यूज करते हैं और हमें लगता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो रेलेवेंट है, किसके लिए रेलेवेंट है, टू द ऑडिट ऑफ द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यूजर ऑडिटर क्या करेगा, ये स्टैंडर्ड मतलब जो 402 ऐसे 402 की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में भी उसे अप्लाई करेगा। मतलब जो हमारा रैप है और हमारा फैब है, अब हम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई करेंगे क्योंकि उसके ऊपर ही हमारी चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसके ऊपर सवाल ज्यादा आए नहीं है, बट आई अगेन फील सो आ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो इसको हम नोट फॉर्म में कर रहे हैं। सबसे पहले अगर समझो यूजर ऑडिटर शैल इंक्वायर होम द मैनेजमेंट ऑफ द यूजर एंटिटी whether the service organization has reported to the user entity or whether the user entity is aware of any fraud, non-compliance with laws or regulation or uncorrected misstatements affecting the financial statement of user entity। मतलब भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है जिसके वजह से यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो सके, तो क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम ये किसको पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट को, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला आके तेरे को ऐसा कुछ बता के गया है, और अगर बता के नहीं गया है तो क्या आर यू अवेयर कि भाई ऐसा कोई भी फ्रॉड चल रहा है, नॉन कंप्लायंस चल रहा है जिसके वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आ सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास से इंक्वायर करेंगे एंड इफ रिक्वायर्ड हम उनके पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे एज पर SA 580। ठीक है, secondly the user auditor shall modify his opinion if the user auditor's report in accordance with 705, if the user auditor is unable to obtain SAI regarding the services provided by the service organization relevant to the audit of the user entity's financial statement। मतलब अगर हमें सबूत नहीं मिला, हमने ये पूरा 402 अप्लाई किया, रैप किया, फैब किया, बट अगर हमारे पास साई नहीं है तो हम अपने ओपिनियन को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एज पर 705। मतलब या तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा। लास्टली रेफरेंस टू द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द रिपोर्ट ऑफ यूजर ऑडिटर। मतलब हम जब अपना यूजर ऑडिटर अपना रिपोर्ट दे रहा है तो क्या उसमें सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का मेंशन करने की जरूरत है, तो अब इसमें दो चीजें हैं। तो यूजर ऑडिटर शैल नॉट रिफर टू द वर्क ऑफ द सर्विस ऑडिटर कंटेनिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। मतलब अगर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको कौन कहता है, लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि आपको सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आप इसका कोई भी मेंशन करोगे नहीं। ठीक है, बट वाइस वर्सा if the reference to the work of the service organization is relevant to the understanding of what modification to the user entity's opinion, then he may refer to the work of the service auditor। ठीक है, the user's report shall indicate that such reference does not diminish the user auditor's responsibility for that opinion। मतलब देखो अगर अनमॉडिफाइड है, क्या है अनमॉडिफाइड, ठीक है, तो भाई सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस कोई लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का रेफरेंस दो।
बट अगर समझो हम एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, और हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो कौन किसके कारण के वजह से, भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो अगर हम सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट अगर देते हैं तो यूजर्स को समझेगा कि मैंने यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर के रिपोर्ट को क्यों मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो यूजर्स को ज्ञान मिलेगा, समझेगा कि हमने ये मॉडिफाई क्यों किया है, तो वो उससे इसमें सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकता है। बट साथ ही साथ वो मेंशन कर देगा कि भले सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट मैं एज अ रेफरेंस आपको दे रहा हूं, क्या एज अ रेफरेंस आपको दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। अरे अभी भी यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट दिया है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। भाई मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं। जैसे हम इंटरनल ऑडिटर की बात करते थे, हम इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, बट लेकिन जिम्मेदारी तो हमेशा किसकी रहेगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि भाई हम जो सर्विस ऑडिटर है उसका रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो समझो इफ इट इज रेलेवेंट टू द मॉडिफिकेशन। अगर समझो उसका और मॉडिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है, हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं नॉट विद रेफरेंस टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई उसमें हमको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। मतलब हमने पेरोल आउटसोर्स किया था और हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो अब यहाँ पे मेरे को सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमको लगता है पेरोल में ही कुछ गलती है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दैट सिनेरियो सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट वहां पे क्या कर रहा हूं, एज अ रेफरेंस दे रहा हूं। बट लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, यूजर ऑडिटर की है, सर्विस ऑडिटर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज भी मैं वहां पे लिखूंगा। तो ये क्या था हमारा नोट 3, रेफरेंस टू द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द यूजर ऑडिटर। So with this we are done with SA 402, ठीक है। एक अच्छा खासा टेक्निकल स्टैंडर्ड था, बट अगर हम इसके पास के क्वेश्चंस देखें तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट लाइक आई सेड कि इसमें से काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच आई पर्सनली फील फ्रेम हो सकते हैं। एक तो हमने जो कार्स पैड वाला किया कि क्या हम टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट जो सर्विस ऑडिटर ने दिया है क्या उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एंड दूसरा अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है तो ऑडिटर का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों के ऊपर आई पर्सनली फील के केस स्टडी बेस हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। देखते हैं हम इसके पास क्वेश्चंस को, पास क्वेश्चन देखे बिना तो हमारा कोई भी स्टैंडर्ड समाप्त नहीं होता है। तो इन केस ऑफ G Limited is a mobile phone operating company bearing the marketing function. It had outsourced the entire operation like maintenance of mobile infrastructure, customer billing, payroll, accounting functions, etc. मतलब उन्होंने मार्केटिंग अपने हाथ में रखा है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें दे दी है। अगर वाइज वर्सा होता ना, सब अपने हाथ में, मार्केटिंग आउटसोर्स की है, तो हम इसमें जाते ही नहीं, क्योंकि 402 उसके कंटेक्स्ट में है ही नहीं, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन अगर आउटसोर्स किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट, हमारे ऑडिट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आना, दे आर नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट। बट यहाँ पे वाइस वर्सा है, मार्केटिंग को छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं, जैसे मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिलिंग है, पेरोल है, अकाउंटिंग है, सब कुछ क्या कर दिया है, आउटसोर्स। Assist the auditor as to how he can obtain an understanding of how the G Limited uses the services of the outsource agencies, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ना माँ ना रे डिग्री उगर ना से, वो सारी चीजें यहाँ पे, वो पूरा आंसर यहाँ पे लिख के आना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In the course of audit of Raja and Rank Limited, sorry for the wrong pronunciation, the audit manager of Sharma and Company observed Raja and Rank Limited had outsourced certain services to an outsourcing agencies. As engagement partner, guide the audit manager in assessment of services provided by the outsourcing services agency in relation to audit, and secondly, discuss the procedure to be applied in case of user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the entity. तो यहाँ पे दोनों आंसर्स लिखने हमें कि हाउ कैन वी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि अगर समझो हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, टाइप 1 रिपोर्ट करना है, हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, वी विल विजिट और वी विल अरेंज अनदर ऑडिटर नॉट द अदर ऑडिटर। तो वो दोनों आंसर जो हम लोग ने रैप में हमारे पॉइंट ए में था और हमारे पॉइंट बी में था, वो दोनों चीजें वहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए एज वेल एज बी, ए
एंड बी जो हम लोग ने रैप में पढ़ा था वो पूरा आंसर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो बस इतने ही सवाल पूछे गए हैं, रिपीटेटिव वो सवाल है, ठीक है, इसके ऊपर उसको छोड़ के ज्यादा सवाल इसमें आए नहीं हैं, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद essay 402 माय फ्रेंड्स। So moving ahead with our next standard on auditing, that is essay 320, that is what materiality in planning and performing an audit। तो अब ये स्टैंडर्ड के मैं एकदम गहराई में नहीं उतरने वाला हूँ, बट लेकिन जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसको छोड़ के मैंने नोट्स में तो आपको सारी चीज़ें दी हुई है, तो एक बार आप नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। और अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ज़रा भी नहीं आता है, ये पहली बार पढ़ रहा है, और अगर उसे चाहिए और इन डिटेल जानना है, तो ऑब्वियसली वी हैव चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, आप उसे ले सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं विद essay 320, दैट इज मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो ऐसा स्टैंडर्ड का नाम ही क्यों है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग? क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्लानिंग जो होती है हम वो दो जगह पे यूज करते हैं। हम प्लानिंग किसके लिए यूज करते हैं? प्लानिंग परफॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम इसे रिपोर्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। बट जब भी 320 का जिक्र आया तो समझ लेना कि ये प्लानिंग और परफॉर्मिंग की बात हो रही है, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग में मटीरियलिटी की बात करते हैं तो ऐसे 320 नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है? ऐसे 450। तो अगर मैं प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी यूज कर रहा हूँ तो वो है ऐसे 320, अगर मैं परफॉर्मिंग स्टेज पे मटीरियलिटी यूज कर रहा हूँ तो वो भी है ऐसे 320, बट अगर मैं रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर अगर उसे यूज कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे 450। ठीक है। अब नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन मटीरियलिटी? लाइक you are already aware कि मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऐसा कहीं पे डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्टली यही मटीरियलिटी हो सकती है। तो ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है? एक मटीरियलिटी डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग मटीरियलिटी डिटरमाइन कर सकता है फॉर मतलब इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए, एंड एट द सेम टाइम फॉर इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर के लिए भी। Now let us say for the planning materiality, मतलब for the financial statement as a whole, समझो मेरा टर्नओवर 100 करोड़ है। क्या भाई? मेरा टर्नओवर कितना है? 100 करोड़। अब नाउ लेट्स से कि ऑडिटर कहता है कि 10% इज मटीरियल फॉर मी। तो भाई ऑडिटर ने क्या कर दिया? 10 करोड़ को क्या सेट कर दिया? एज अ मटीरियलिटी लेवल। क्या सेट कर दिया? एज अ मटीरियलिटी लेवल। तो भाई इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मेरे लिए 10 करोड़ क्या है? मटीरियल। तो मैं सारी चीजें चेक करूंगा। अगर समझो मिसस्टेटमेंट 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो मैं क्या कहूंगा? भाई ये मटीरियल है। अब मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज मिसस्टेटमेंट तो होते रहते हैं वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, बट अगर वो मटीरियल है तो ही मुझे क्या करना है? अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है। तो भाई मटीरियलिटी मैंने यहाँ पे सेट कर दी, लेट्स से 10 करोड़। अब मटीरियलिटी के साथ एक और कंसेप्ट आता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आपको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल लेट मी कवर दोस कंसेप्ट्स हियर, बिकॉज़ काफी सारे स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत होती है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है? अब हो सकता है कि भाई मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली बट इन एग्रीगेट क्या हो सकते हैं? भाई मटीरियल। तो क्या मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली नहीं बट इन एग्रीगेट क्या हो सकते हैं? मटीरियल। हो सकता है भाई 5-5 करोड़ की 2 मिसस्टेटमेंट मिला के मटीरियल हो गई, ठीक है। तो 5 करोड़ की मिसस्टेटमेंट है तो इट मे नॉट बी मटीरियल, बट अगर 2-5 करोड़ की मिसस्टेटमेंट्स हो गई तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मटीरियलिटी। तो इसे मैं क्या कहता हूं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कि भाई मैं एक अमाउंट सेट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 50% ऑफ द प्लानिंग मटीरियलिटी, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, उसका भी मैं 10% ले सकता हूं, 20%। सो लेट्स से मैंने क्या कह दिया? भाई 50% ऑफ द प्लानिंग मटीरियलिटी, मतलब 5 करोड़ इज व्हाट माय परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कि अगर मुझे 5 करोड़ की भी मिसस्टेटमेंट मिली तो भाई मैं उसके ऊपर और ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड करूंगा और देखना चाहूंगा कि क्या भाई मिसस्टेटमेंट्स नॉट इंडिविजुअली बट इन एग्रीगेट आल्सो क्या वो मटीरियलिटी लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। देयर इज वन मोर कंसेप्ट व्हिच आई वुड लाइक टू कनेक्ट हियर इज टॉलरेबल लेवल। अरे टॉलरेबल लेवल अगर आपको याद हो हम कहां पे पढ़ चुके थे? ऐसे 530 में, कि मैं एक सैंपल सेलेक्ट करता हूं, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता हूं, पर मैं एक अमाउंट सेट कर देता हूं कि भाई इतने अमाउंट तक आई एम टॉलरेबल। अगर इस अमाउंट से ज़्यादा की मिसस्टेटमेंट हुई तो मुझे अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट मुझे अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के बाद एक और अमाउंट सेट करता हूं जिसको मैं क्या कहता हूं? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल लेवल जिसको आप कह सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि भाई लेट्स से 50 lakhs इज अ टॉलरेबल एरर।
तो भाई एक सैंपल में अगर 50 लाख रुपीस तक की मिसस्टेटमेंट हुई तो आई एम टॉलरेबल, बट अगर 50 लाख से ज्यादा की मिसस्टेटमेंट हुई तो आई विल हैव टू एक्सटेंड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो ये तीन अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, प्लानिंग मटीरियलिटी विच इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फिर आती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, एंड उसके नीचे क्या आता है, टॉलरेबल लेवल। तो ये प्लानिंग मटीरियलिटी एट द सेम टाइम फॉर हम इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, हर एक के लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ मटीरियलिटी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी। लाइक आई सेड के इन essay 320 आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल, आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल विद द नोट्स, दिस इज अ क्रिटिकल रिवीजन लेक्चर। हम सारी चीजें आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कवर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट। तो मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स इसे समझ नहीं पाते हैं, वो वाले कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेंचमार्क। सो नो व्हाट इज अ बेंचमार्क सिलेक्शन। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि समझो 100 करोड़ का क्या है टर्नओवर, और वो 100 करोड़ के ऊपर मैंने क्या लगा दिया 10%, तो क्या सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर ही है जिसके ऊपर मैं एक परसेंटेज अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, मैं कोई भी चीज को एक क्या ले सकता हूँ, बेंचमार्क। मैं टर्नओवर को ले सकता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स को ले सकता हूँ, ठीक है, रेवेन्यू को ले सकता हूँ, नेट प्रॉफिट को ले सकता हूँ, किसी के भी ऊपर मैं एक परसेंटेज अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी मटीरियलिटी सेट कर सकता हूँ। तो कौन सी चीज के ऊपर मैं अपनी परसेंटेज अप्लाई करूंगा उसी को हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क। तो जब भी हम बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं तो कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आउट ऑफ essay 320, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्लीज अच्छे से यहाँ ध्यान रखा जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स इसे याद भी नहीं रख पाते हैं, तो भाई उसकी तो आप फिक्र कभी भी ना करें, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए कि इसे कैसे मेमोराइज किया जाए। तो जब भी आपको पूछा कि भाई बेंचमार्क को कैसे सिलेक्ट किया जाए, कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, तो आप बोलोगे भाई फोकस ऑन वायलिन। अरे आप क्या बोलोगे भाई, फोकस ऑन वायलिन। तो सबसे पहले फोकस मतलब क्या, whether there are items on which the attention of the users of particular entities financial statements are focused। अरे अभी काफी सारे यूजर्स जो होते हैं उनकी कोई ना कोई चीज के ऊपर ध्यान अटके होते हैं। मोस्टली काफी सारे लोग क्या देखते हैं सीधा का सीधा प्रॉफिट। जैसे ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोला सबसे पहले उनकी नजर किसके ऊपर जाएगी, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को हम क्या ले सकते हैं, एक बेंचमार्क ले सकते हैं। यह रेवेन्यू हो सकता है। अरे एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल नहीं, एनए मतलब क्या भाई, हमारे नेट असेट्स को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी एंटिटीज ऐसी है जिसमें यूजर्स क्या देख रहे हैं, अरे इसके पास असेट कितने हैं, क्या ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ठीक है। काफी बार जो स्टार्टअप्स होते हैं, काफी बार जो एंटिटीज होती है जिसमें ग्रोथ ज्यादा दिखता है, फिलहाल के लिए भले शायद प्रॉफिट नहीं होगा, तो वहां पे यूजर्स काफी बार क्या देखते हैं, नेट असेट्स देखते हैं। तो यूजर्स का ध्यान कहां पे आकर्षित हो रहा है, उनका ध्यान किसके ऊपर है, तो वो चीज को हम क्या ले सकते हैं, एक बेंचमार्क। Then the relative volatility of a benchmark। तो जो भी बेंचमार्क बहुत वॉलेटाइल है, we will refrain from using that। क्या सब लोग मानते हो कि जब भी हम एक बेंचमार्क लगाते हैं, एक मटीरियलिटी लगाते हैं, तो that will be based on the previous year's figure। मतलब पहले वाले साल का लेट्स से टर्नओवर 100 करोड़ था, तो उसके हिसाब से 10%, तो 10 करोड़ इज मटीरियलिटी। बट ये साल का टर्नओवर तो चेंज हो सकता है। अरे ये साल का टर्नओवर तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे पता चलेगा, तो मैंने बेंचमार्क तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से सिलेक्ट किया कि 100 करोड़, उसके हिसाब से 10% इज मटीरियल। बट व्हाट इफ माय टर्नओवर इज वेरी वॉलेटाइल, लेट्स से वी आर अ स्टार्टअप। तो भाई पहले वाले साल में टर्नओवर वाज हार्डली 10 करोड़, बट अगले ही साल सीधा हो गया 100 करोड़, उसके ही अगले साल सीधा हो गया 300 करोड़। तो इन दैट केस that might not be a very valid benchmark for us because it is very volatile। तो हम जो जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन उतनी बार ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 करोड़ का सीधा 300 करोड़ हो चुका है हमारा टर्नओवर, तो ऑब्वियसली मटीरियलिटी लेवल्स भी तो हमारे चेंज होंगे। तो वी विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच बेंचमार्क्स व्हिच आर वेरी वॉलेटाइल। फिर इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी इज ऑपरेटिंग, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में यूजुअली बाकी सारे लोग क्या यूज करते हैं, सो फॉर कंपैरिजन पर्पस वी मे आल्सो ट्राई टू यूज द सेम। तो उस इंडस्ट्री में सारे लोग क्या यूज करते हैं। फिर उसके बाद से व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस। लेट अस से कि अगर एक डेट फाइनेंस कंपनी है, क्या है, डेट फाइनेंस कंपनी, तो डेट फाइनेंस कंपनी में भाई जो भी यूजर्स है उनका ज्यादा ध्यान किसके ऊपर जाएगा, ईबीआईटी के ऊपर, बिकॉज उन्हें देखना है कि इंटरेस्ट कवरेज कितना मिलेगा।
अरे कितना इंटरेस्ट कंपनी के पे कर पाएगी। बट हाउएवर अगर समझो इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा है, इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, तो वहाँ पे यूजर्स का ध्यान किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अरे वो लोग तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से भी माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, और देखेंगे कि उनके लिए कितना पैसा बचा हुआ है। तो समझ रहे हो कि किस तरीके से फाइनेंस हुआ है। अगर डेट वाले हैं तो ईबीआईटी के हम लोग क्या ले सकते हैं, एक बेंचमार्क ले सकते हैं। बट अगर इक्विटी ज़्यादा है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को भी हम क्या ले सकते हैं, एक बेंचमार्क। तो इट विल डिपेंड अपॉन दैट। फिर वेयर द एंटिटी इज एट इट्स लाइफ साइकिल। अरे सब बच्चे को पता होगा हमारा लाइफ साइकिल क्या आता है, पहले ग्रोथ पीरियड होता है, फिर मैच्योरिटी आता है, फिर डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप मैच्योरिटी लेवल पे हो तो लो सेल्स को एज अ बेंचमार्क, को ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी, एक भाई स्टेबल चीज़ मिलेगी। बट अगर आप ग्रोथ पे हो एंड डिक्लाइन पे हो, इन दैट केस शायद सेल्स माइट नॉट बी द करेक्ट बेंचमार्क। तो आप देखो कि भाई एट द लाइफ साइकिल आप कहाँ पर हो, ठीक है। आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो, ग्रोथ स्टेज पे हो, के डिक्लाइन स्टेज के ऊपर हो। फिर देन यू कैन टेक एनी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। परचेज ले लिया, सेल्स ले लिया, फिक्स असेट ले लिया। सो यू मे टेक एनी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोल दोगे कि भाई ये क्या है, मेरा बेंचमार्क, इसके ऊपर मैंने परसेंटेज लगा दिया। एन से है नेचर ऑफ द एंटिटी, किस तरीके की एंटिटी है। सी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी अलग होती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड में तो भाई हम लोग नेट प्रॉफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो हमें देखना है कि किस तरीके की एंटिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं ऑन सिलेक्शन ऑफ अ बेंचमार्क। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, सबसे पहले फोकस कहाँ पे है यूजर्स का। फिर वी से हम लोग ने क्या पढ़ा, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ अ बेंचमार्क। आई से हम लोग ने बोला इंडस्ट्री इन विच द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी इज ऑपरेटिंग। फिर ओ से ओनरशिप क्या है, एल से लाइफ साइकिल पे कहाँ पर है, कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं, एंड नेचर ऑफ द एंटिटी। अब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अमाउंट के हिसाब से ही मटीरियलिटी लेवल सेट को। अगर समझो 100 करोड़ का है और मैंने सेट कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल 10% इज मटीरियलिटी फॉर मी, तो मेरे लिए 10 करोड़ मटीरियल हो गया। पर ज़रूरी नहीं है हमेशा 10 करोड़ का नीचे का अमाउंट इमटीरियल रहे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता। अगर 10 करोड़ से नीचे का अमाउंट है, लेट अस से कि भाई 20 लाख रुपीस का मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने पिछले 1 साल से जीएसटी नहीं भरा, तो भले इट इज बिलो 10 करोड़, भाई यहाँ पे ये 20 लाख क्या हो जाएगा मटीरियल, क्योंकि स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं पे की, ठीक है। सो काफी बार ये मटेरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 10 करोड़ बोला हुआ है, पर अगर 143.12 की अगर हम बात करें ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, तो वहां पे तो हमें क्या बोला है 1 करोड़। तो एज पर 143.12 1 करोड़ इज मटीरियल। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पे हम नहीं बोल सकते भाई हमारे लिए तो मटीरियल इज 10 करोड़, नहीं। तो काफी बार स्टैट्यूट भी क्या करता है, आपको मटीरियलिटी लेवल सेट करके देता है। जैसे कि शेड्यूल 3 में भी आपको बोला गया है कि व्हाट इज मटीरियल, कौन से आइटम्स को अलग से डिस्क्लोज करना है। तो काफी बार कोई स्टैट्यूट कहता है, काफी बार अगर हमको लगता है इसके ना होने के वजह से यूजर्स के डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट आती है, तो वो चीज भी हमारे लिए क्या हो सकती है भाई, मटीरियल हो सकती है। तो ऑलवेज मटीरियलिटी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट से लेना देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन ऑन मटीरियलिटी। सो विद दिस आई पुट एन एंड टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ SA 320, बट आई इंसिस्ट एवरी वन ऑफ यू to please go through the notes that has been provided, जिसमें और भी कंटेंट है। दिस इज अ क्विक समरी रिविजन लेक्चर्स माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की है। तो थोड़े और कंसेप्ट है जो ऐसे 320 में विच यू ऑल नीड टू गो थ्रू एट वंस, ठीक है। विद दिस आई पुट एन एंड टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।